नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज हम बात करेंगे नकली दवाओं को लेकर, नकली इंजेक्शन्स को लेकर। नकली दवाओं का कारोबार भारत में और दूसरे देशों में जिस तरह बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है। हाल ही में गुड़गांव में पकड़े गए हैं नकली इंजेक्शन जो डायबिटीज़ और वज़न कम करने के काम आते थे, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं था, वो नकली थे। 70 लाख रुपए खेप पकड़ी है गुड़गांव डीसीओ ने। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर मनदीप मान जी से बातचीत करेंगे कि हम नकली दवाओं से कैसे बचें। अगर हम किसी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने जाते हैं तो क्या सावधानियां बरतें दवा खरीदते समय। मनदीप मान जी, आपका स्वागत है हरिभूमि टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप का आभारी हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय को चुना है जो कि आम लोगों को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। जो भी आम व्यक्ति किसी भी दवा को ख़रीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे या कोई ओवर द काउंटर दवा लेने जाता है तो उसमें कुछ सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। दवा रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से ही लें, जो कि लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर हो। हमने हर मेडिकल स्टोर पे मैंडेटरी किया हुआ है कि वो प्रोमिनेंट प्लेस पे अपना लाइसेंस लगाए। तो कोई भी उपभोक्ता इस बारे में दवा विक्रेता से पूछ सकता है कि भाई आप लाइसेंस धारक हैं, आपका लाइसेंस नंबर क्या है, आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन हैं, और दवा जो है, दवा लेने के बाद बिल अवश्य लें किसी भी दवा का। जो बिल से दवा ली जाती है उसमें हम उसको बैक ट्रैक कर पाते हैं और उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो दवा ऑथेंटिक होती है। अच्छा मनदीप जी, जैसे ये पिछले दिनों, अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले की बात है, जो गुड़गांव में जो ये इंजेक्शन पकड़े गए हैं मोन्जारो नाम के, डायबिटीज़ और जैसे वज़न कम करने के काम आते थे, कि इनका ना ये कैसा इनका नेटवर्क है, ये कहाँ से इंजेक्शन लेके आते हैं, कैसे ये बनाते हैं, कहाँ ये फैला हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें ज़रा। ये मेनली जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें इस तरह का कारोबार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज़्यादा होती है और वो अपने शौक़ के लिए भी पैसे को खर्च करते हैं। तो ये दवा महंगी है और इसकी एक महीने की एवरेज जो डोज है वो 16,000 रुपये। इसका नाम मोन्जारो जो है। अच्छा, ये मेनली दवा ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है। ये दवा डायबिटीज़ पेशेंट की टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, पर साथ ही साथ ये एपेटाइट को भी कंट्रोल करती है। तो जिस कारण वज़न कम करने के लिए भी इसको लोग लेने लगे हैं। हाँ जी। बट ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को नहीं लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये घातक भी हो सकती है बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को लेना। तो मेट्रो सिटीज़ में इसका ज़्यादा है, बट अब इसको काउंटर करने के लिए जो हमारा ड्रग कंट्रोल विभाग है वो हम सभी अधिकारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरे देश के, और हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण ये चीज़ें समय पे पकड़ी जा रही हैं। अब इनका नेटवर्क अभी थोड़े दिन से ही अभी तो 2 पकड़े गए हैं। हाँ जी। अभी इनका शुरू ही हुआ था कुछ समय से और देखो ये पकड़ में आ गए हैं। तो इस तरह के लोग अब ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि विभाग अपना काम कर रहा है। अच्छा, इसमें ना ये भी बात सामने आई थी, जैसे जांच की है तो, कि इन्होंने जो रॉ मटेरियल है वो चीन से मंगाया जी। वो अगर आपने जांच की हो या आपने जानकारी ली हो तो रॉ मटेरियल था क्या वो, यानी कि अगर उनको नकली इंजेक्शन बनाने हैं मान लो, तो रॉ मटेरियल तो यहाँ से ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो नकली है। नहीं, ये इम्पोर्टेड दवा है। इम्पोर्टेड दवा है। इसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये इटली की कंपनी है, एलाई लिली। और जैसा कि आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल का जो हब है वो चाइना ही है। इवन जो यूरोप है और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो भी रॉ मटेरियल में डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो इन्होंने इसलिए अली बाबा से इसको मंगाया है और वो अभी उसकी जांच की जा रही है। अली बाबा को भी इसमें शामिल किया जाएगा जांच में, उनको भी नोटिस दिया गया है। अच्छा, अली बाबा से मंगाया नहीं? हाँ जी। अली बाबा तो शायद पिछले दिनों बंद नहीं हो गई थी। नहीं, ऑनलाइन है अभी। ऑनलाइन है। कुछ सेगमेंट्स में वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी रॉ मटेरियल की जांच चल रही है, वो था क्या, है क्या रॉ मटेरियल? जी, वो उनको हम जांच में शामिल करेंगे
और उसके बाद सारा वो पता लगेगा कि इन्होंने क्या मंगवाया था और क्या उसमें यूज़ किया है। अभी इसका हमने सैंपल भी भेज दिया है लैब में। अच्छा। वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। अच्छा, जैसे ये हरियाणा में जैसे एक तो रेमडेसिविर का मामला एक आया था सामने जी। उसके बाद यही एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है गुड़गांव में, तो ऐसी कोई आशंका है कि हरियाणा में अलग अलग जगह पे या किसी किन्हीं जिलों में इनका कोई एक पर्टिकुलर जो ऐसा जिला हो कि वहाँ पे बन सकती हैं या बन रही हैं, ऐसा कुछ आया कभी सामने? नहीं, हरियाणा में हम समय समय पे इसकी जांच होती रहती है विभिन्न फैक्ट्रियों की। और वैसे भी अगर मतलब कोई इलीगल भी बनाता है तो भी सूचना तंत्र हमने डेवलप किया हुआ है। आजकल नारकोटिक ब्यूरो पुलिस के साथ जो है हम मिलके सारा करते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हरियाणा में एज सच अभी तक का नकली दवा बनाने का कोई मेजर मामला इसको छोड़ के कोई अभी तक हमें नहीं पता लगा है। अच्छा, आप तो पूरे देश में जैसे नज़र रखते हो, तो ये नकली दवाओं को ये सबसे बड़ा कारोबार किस राज्य में होता है? ये कुछ राज्य हैं जो कि बदनाम हैं, जैसे यूपी में आगरा है, वहाँ पे काफ़ी होता था पीछे, एक बड़ा नेटवर्क वहाँ पकड़ा गया है। दिल्ली में भगीरथ प्लेस है, और पीछे जो नेटवर्क पकड़ा गया था उसके तार पौंडीचेरी में जाके मिले। अच्छा। थे, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे। तो वो पौंडीचेरी से नकली दवाएं बन के आती थी फैक्ट्री से। जी, अलग अलग कंपनियों की, फिर अलग अलग कंपनियों की दवा नकली बना रहे थे और वो बहुत बड़ा नेटवर्क पीछे पकड़ा गया है। अच्छा, एक ना बड़ा सवाल ये है कि मान लो हम ही हैं, मान लो कोई आम आदमी है, वो मेडिकल स्टोर पे दवा लेने गया, जैसा अभी आपने पहले बताया कि आप उस पे ना वो बिल ले लो। जी। अब मान ये हो जाए, इनका दवा कंपनी जो ये नकली दवा बना रहे हैं इनका नेटवर्क तो बड़ा होता है। कई बार ये हो जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर जो संचालक है उसकी भी पहचान में ना आए कि ये दवा नकली है, उसका क्या इलाज है? उसमें आप विभाग को सूचित कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी शक होता है थोड़ा सा भी कि भाई मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वो है, तो तुरंत हमें बताएं, ड्रग विभाग को सूचित करें। अगर कोई आशंका हो तो हम उसको तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते हैं, उसकी सैंपलिंग करेंगे, लैब में भेजेंगे, उसको चेक कराएंगे, और अगर वो नकली मिलती है तो फिर उस नेटवर्क में जो लोग शामिल हैं उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दूसरे ये भी है कि अब जो अधिकृत डीलर हैं मेडिकल स्टोर संचालक, उन्हीं से खरीदें। जी, उनसे ही खरीदें। और अगर कहीं लगता है कि भाई अधिकृत नहीं है, आप उससे 2 सवाल पूछेंगे, भाई आपका लाइसेंस है आपके पास, आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन है, तो आप अधिकृत का आपको इसी बात से पता लग जाएगा। वो हिचकिचाएगा या कुछ आपको बिल देने से मना करेगा तो आप उससे ना लें, और उसके बारे में सूचित भी करें विभाग को कि भाई ऐसा हमें लग रहा है कि ये गलत कार्य में संलिप्त है। अच्छा, जैसे आपको तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है ड्रग कंट्रोल का। जी। तो ये जो नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन होते हैं, ये इनकी खपत कैसे होती है? ये पूरी किस तरह का ये नेटवर्क चलाते हैं, किस तरह दुकानों तक पहुंचाते हैं, और फिर किस तरह आम आदमी तक पहुंच जाती है? अगर स्टेप टू स्टेप हो जी, किसी भी प्रोफेशन में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। हमारे इसमें केमिस्ट में भी कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं जो कि इन लोगों के सस्ते के चक्कर में, क्योंकि ये डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उसमें जो पोटेंट ड्रग तो उसमें होती ही नहीं कुछ भी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नकली दवा जो सप्लाई करते हैं ये उस पर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देते हैं। जी, इसलिए दुकानदार को बचत ज़्यादा होती है उस पर। हाँ जी, दुकानदार इसलिए उनको कई बार झांसे में आ जाते हैं जी, या जानबूझ के भी ले लेते हैं। जो सही दुकानदार हैं, जो इस प्रोफेशन को समझते हैं, वो लोग तो नहीं आते। उनको तो पता है कि भाई इतने में ये पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ लोग हैं जो उनके झांसे में आके उसको खरीद लेते हैं और फिर वो कारोबार में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो लोग ये काम करते हैं। बट समय समय पे हम सैम्पलिंग करते रहते हैं ऐसे लोगों की, और वो लोग भी हमारे कहीं ना कहीं क्योंकि इस तरह के लोग कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। अब पीछे मैंने एक जगह सैम्पलिंग की थी, यहीं रोहतक की बात है, तो वहाँ हमने सैम्पलिंग की, मुझे शक हुआ कि ये दवा इसमें कुछ गड़बड़ है।
मतलब कि मेडिकल स्टोर से आपने हाँ जी, सैंपलिंग उसकी की? फिजिकल अपीयरेंस से आपको शक कैसे, किसने सूचना दी थी या? नहीं, कोई सूचना नहीं। जैसे सैंपलिंग हम रैंडम करते हैं। अच्छा, रैंडम सैंपलिंग की तो एक दवाई मुझे कुछ उसके जो फिजिकल अपीयरेंस से, उसकी लेबलिंग से उससे मुझे हुआ कि भाई ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने उसको सैंपल कर लिया। अच्छा, ओके। कौन सी बीमारी की थी वो दवा? वो एम्पिसिलिन थी। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक थी जी। जब हमने उसको सैंपल किया, लैब में भेजा, तो उसका जो रिजल्ट आया उसमें नील कंटेंट था। कुछ नहीं था उसमें? कुछ भी नहीं था। वो मिट्टी थी, सफेद लगा। हाँ, पाउडर था वो। हाँ जी। फिर हमने वो उसको बैक ट्रैक किया, एंड तक सभी लोगों को हमने बुक किया है उसमें, और अभी जो है उसकी कंप्लीट हो गई है जांच। अब सबके खिलाफ जो है हम कोर्ट में मामला दायर करने जा रहे हैं। तो ये कहाँ रुका था ये मामला जाके? ये रुका है जाके फतेहाबाद में। यानी कि फतेहाबाद में एम्पिसिलिन जो है वो फतेहाबाद में डुप्लीकेट बन रही थी। फतेहाबाद की पार्टी ने वो डुप्लीकेट खरीदा है। हाँ। उसका आगे कोई चैनल उससे आगे है नहीं, बन नहीं रहा है। उसने खुद ही बनवाया है। तो वहाँ तक हमने उनको बुक कर लिया है और उनके खिलाफ अब हम कोर्ट में मामला कंप्लेंट डालेंगे, और ये सारा रिकॉर्ड बेसिस पे होता है। तो इसमें कन्विक्शन के चांसेस 100% होते हैं। कन्विक्शन हमने, मतलब जो ड्रग विभाग का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% कन्विक्शन हमने करवाई है ऐसे लोगों को। तो अभी जैसे जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं ना, वो दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं? जी। जैसे आपने पहले बताया था कि आप जब भी दवा लेने जाओ तो उसका मान लो वो बिल ले लो। जी। लेकिन एक आम आदमी को तो बिल लेने का मतलब ये है कि अगर वो दवा डुप्लीकेट मिलती है तो वो ट्रैक की जा सकती है पीछे तक, ये कहाँ से बन के आई है। जी। लेकिन वो दवा लेके चला गया, बाई चांस वो नकली है, डुप्लीकेट है, वो तो उसने कंज्यूम कर ली शरीर में। जी। तो कोई ऐसा है कुछ सिस्टम की आम आदमी को पता लग जाए कि हाँ भाई ये दवा नकली है? कोई ऐसा बार कोड या कुछ ऐसा सिस्टम कोई हो? कुछ दवाओं पे अभी बार कोड सिस्टम लागू हुआ है, फुल फ्लैज्ड अभी नहीं हुआ है, बट बार कोड से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। बार कोड जब हम उसको वो करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और बार कोड जो है वो आप जो नकली होगी उस पर सिमिलर नहीं आपको मिलेगा। तो जिस पे वो अवेलेबल है तो आप उसको कम से कम बार कोड को देख लें, उसको चेक कर लें। और कहीं भी किसी भी उपभोक्ता को ऐसा लगता है कोई इससे इफेक्ट नहीं आ रहा दवा से, अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट वो कर सकता है। एक तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ले कोई भी दवा। हाँ, सबसे पहली तो बात है कि डॉक्टर जब तक दवाई आपको लिखे ना कि ये दवा मेडिकल स्टोर जाके ले लो तो ना ले। जी। खुद डॉक्टर ना बने। जी। और अगर उसको लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपने 3 दिन लेनी है, 5 दिन लेनी है, 3 दिन लेके 5 दिन लेके भी उसको अगर महसूस होता है कि मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले उस बारे में कि मुझे लग रहा है ये दवा आराम नहीं कर रही। तो डॉक्टर भी आपको बता देगा कि हो सकता है दवा में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो हमें भी सूचित कर सकता है। अच्छा, डीसीओ को कैसे? आपके ऑफिस में आके या हाँ, हमारे कार्यालय, हर जिले में हमारे कार्यालय हैं, और हमारी ईमेल भी अवेलेबल है, हमारे फ़ोन नंबर भी हैं। मेरा फ़ोन नंबर तो लगभग सभी के पास है। तो व्हाट्सएप पे भी सूचित किया जा सकता है, ईमेल पे किया जा सकता है, फ़ोन पे किया जा सकता है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके सिर में दर्द है, आपने दवाई ले ली मेडिकल स्टोर से जाके, और वो लेने के बाद भी सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ, जी, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस दवा में कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। सिर का दर्द तो एक उदाहरण दिया मैंने जी। उसमें आपको कुछ दवा को खोलने के बाद भी कुछ पता लग जाता है, जिसकी उसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं मिलेगी, या तो एकदम से वो भुर जाएगी। अच्छा। हाँ। या फिर वह बहुत हार्ड होगी। अच्छा। हाँ, ये पहचान जरूरी है। तो मतलब कुछ आपकी फिजिकल अपीयरेंस से भी उसका आप पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे तो वो पता लग सकता है। और अगर आप रंग भी उतर जाता है कई बार, मैंने हाँ जी, रंग उतरता है। या उसमें आपको वो टेबलेट फॉर्म होगी तो कुछ पाउडर उसमें आपको गिरा हुआ मिलेगा, कंसिस्टेंसी उसकी ठीक नहीं मिलेगी। तो उस तरह ऐसे पहचान सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसमें आपको शक लगता है तो आप जो है डीसी के पास भी आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं। आपने जहाँ से खरीदी है वहाँ का हमें बता सकते हैं, हम मौके पे जाके उसकी सैंपलिंग कर देंगे। अच्छा, एक और जानकारी हम लेना चाह रहे थे कि जैसे अभी ये डायबिटीज़ वाली पकड़ी गई है जी, वजन घटाने का भी इसी में आ गया जी। अभी आप बता रहे थे कि ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है जी।
तो जो नकली दवाओं वाले जो हैं, जो बनाते हैं, जो नेटवर्क है पूरा, तो वो कौन सी बीमारी को टारगेट करके चलते हैं? महंगी दवाओं को, जिनमें महंगी दवाएं हो, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, क्या ये ऐसी बीमारी को टारगेट करके चलते हैं या नॉर्मली बीमारियों को भी? नहीं, ये आमतौर पर आपदा में अवसर को ढूंढते हैं ये लोग, और महंगी दवाओं पे ही ज़्यादा इनका फोकस रहता है। बड़ी बीमारियों पे? जी, बड़ी बीमारियों पे, महंगी दवाओं पे, ताकि उसमें जो है एक अच्छा मार्जिन ये लोग कमा सकें। ये है जी। आम जो दवाएं हैं, जो बेसिक दवाएं हैं, उन पे फोकस कम रहता है, जिसमें मार्जिन के चांस कम होते हैं। आमतौर पे फोकस इनका इन्हीं दवाओं पे रहता है, जो कैंसर हो गया या HIV की होगी, हाँ हाँ जी, या जो रेयर डिजीज़ हैं उनकी होगी। अच्छा, इनका फोकस उन्हीं पे रहता है। अच्छा, ये दवाई एक तो महंगी मिलती हैं, कुछ इम्पोर्टेड दवाओं पे भी इनका फोकस रहता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी दूसरी कंट्री में बन रही है, तो इनको ये पता होता है कि अथॉरिटी के लिए बड़ा मुश्किल होगा वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना। उस पर मान लो इटली लिख दिया, वो इटली कंपनी है, तो इटली की कंपनी से हमें कुछ इनपुट्स लेने पड़ेंगे, उन लोगों को जांच में शामिल करना पड़ेगा। तो इन लोगों को ये आमतौर पे दवा प्रोफेशन से जुड़े हुए कहीं ना कहीं ये लोग होते हैं, इनको लेकुनास पता होते हैं। हाँ, तो वही लोग ये काम, जो इनका बेस है, वो इनको पता होता है सारा का सारा। जी, या तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम इन्होंने किया होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर मार्केटिंग का भी इनका। यानी इनको जो नकली दवा बना के कैसे बेचनी है, कैसे बचना है, पकड़े ना जाएं, वो इनको पूरी जानकारी होती है। पूरा नेटवर्क इनका जो इसमें शामिल होते हैं, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, तभी ये जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हमारे ये भी सामने आया कि जो ये नकली दवाई बनाने का, पकड़ने का, छापेमारी, ये कोविड के बाद ज़्यादा हुई है शायद। ये ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? जो कोविड में काफ़ी लोग, जो रेमडेसिविर था, इंजेक्शन, रेमडेसिविर काफ़ी महंगा भी था, ब्लैक भी हुई थी। हाँ, कि जो है प्रोडक्शन भी उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी और कमी भी थी, तो इस तरह के लोग उस टाइम जो है रेमडेसिविर से उन्होंने शुरुआत की। अच्छा। और वो कुछ लोगों ने उसमें पैसा कमाया। ये जो ड्रग माफिया है, ये रेमडेसिविर से लगे, मान लो जी, वो महंगी भी थी और उस टाइम मांग भी बहुत ज़्यादा थी। जी, तो उस समय अथॉरिटी का भी ध्यान इस चीज़ पे था कि भाई हम किस तरह जो है ये कोविड पे काबू पाएं, रादर देन एनफोर्समेंट पे। मोस्टली फोकस जो था वो था कि भाई किस तरह मैक्सिमम जान बचाई जाए। कुछ लोग हमने पकड़े भी हैं, बट कुछ लोग उस समय इस चीज़ का फ़ायदा मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने जैसे रेमडेसिविर की एक खेप पकड़ी थी जी, तो वो आपने जांच के लिए भेजी, उसमें था क्या, पानी था या? नहीं, उसमें रेमडेसिविर तो था ही नहीं, उसमें स्टीरॉयड उन्होंने डाले हुए थे सिर्फ। अच्छा, स्टीरॉयड डाल रखे थे उसमें, ताकि लग भी जाए तो आदमी एक बार तो, हाँ, तो वो लगे कि भाई हाँ एक बार तो जान आ जाएगी उसमें। जी, तो उन्होंने स्टीरॉयड को रेमडेसिविर प्रेजेंट करके और उसको बेचा हुआ था। और स्टीरॉयड भी वो सस्ते वाले होंगे वो तो। हाँ जी, वो तो उसमें उन्होंने ना तो प्रॉपर कंडीशन थी, हाइजेनिक कंडीशंस में नहीं बना रखा था, तो वो फैटल था एक तरह से। मतलब वो अगर पेशेंट को लगा दिया जाए तो ज़रूर उसकी डेथ निश्चित है। अच्छा, आने वाले दिनों में कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई नई प्लानिंग जो हरियाणा के लिए? हम इस पे नज़र बनाए हुए हैं जी। ये जो अभी इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, तो हम भी अलर्ट हैं। हमने भी अपनी केमिस्ट एसोसिएशन को भी सूचित कर दिया है कि कहीं पे भी इस प्रकार के जो बैचेज हैं, कहीं भी हैं आपकी किसी भी केमिस्ट के पास स्टॉक में है या जो भी है, तो हमें सूचित किया जाए। तो एज सच अभी तक रोहतक में तो इसका कोई मामला नहीं है, रोहतक में कोई सप्लाई इसकी नहीं हुई है, बट परंतु फिर भी हम अलर्ट हैं और समय समय पे अब इसकी जांच और बढ़ाई जाएगी। तो डॉक्टर मनदीप मान से जो हमने बात की, वो आज जागरूकता के लिए ये स्टोरी थी हमारी, वो ये थी कि कहीं आप नकली दवाई तो नहीं ले रहे, नकली दवाई खरीद तो नहीं रहे। अभी डॉक्टर मनदीप जी ने पूरी आपको पहचान भी बताई है। अगर कोई दवाई आप ले रहे हैं, उसको पहले खोल के देख लें, तो मान लो सफ़ेद कलर की वो दवाई है, तो उस पर ना पाउडर भी उतर सकता है, उसकी ना बनावट में भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसे हाथ पे लगाओगे तो कलर भी उतर सकता है। ये 3-4 पहचान डॉक्टर मनदीप मान ने बताई हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हैं तो उसका बिल ज़रूर लें। बिल खरीदने से ये बचाव होता है कि बाई चांस आपको नकली दवाई आपके घर चली जाती है और वो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट करती है या वो असर नहीं करती है बीमारी पे,
तो उस बिल के जरिए जहाँ से वो नकली दवाई बनी है उसके लास्ट नेटवर्क तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन दवा खरीदने से बचें। अच्छा हाँ, ये भी एक मुख्य पॉइंट है। और ये जो खेप है ये ऑनलाइन ही काम करती थी ये। जी, और भी बहुत सी दवाएं हैं जो कि ऑनलाइन बिक रही हैं आजकल। और वो सस्ती भी काफ़ी हैं। हाँ, हम अपने मेडिकल स्टोर पे जाने से बचने के लिए हम ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑनलाइन में कुछ और गड़बड़ चल रही हैं कि वो पुरानी दवाओं के ही जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी को मिटा के उसको दोबारा लेबल करके, ऐसे भी कुछ केस आए हैं हमारे संज्ञान में। हाँ। कि उनको बेच रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी, उसको एक्सपायरी डेट को मिटा दी, उस पे नई एक्सपायरी लिख दी और ऑनलाइन वो भेज दी आपके घर। नई एक्सपायरी लिख दी या फिर उनको निकाल के नए ब्लिस्टर पैक में भर के दोबारा से आपको बेच दिया। कुल मिला के है कि आप ऑनलाइन तो दवा खरीदो ही ना। जी, ऑनलाइन दवा ना खरीदें, ऑथेंटिक सोर्स से ही खरीदें, ऑथराइज डीलर से, केमिस्ट से खरीदें। और बिल अवश्य लें, बिल अवश्य, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत।